Yes, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning Good बेटा. morning, sir. Good morning, good morning. अपना चैप्टर चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था थ्रस्ट फोर्स के बारे में. देन थ्रस्ट फोर्स के बाद हम लोगों ने प्रेशर की एप्लीकेशन के बाद डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, पास्कल लॉ, वहां तक हम लोग कर चुके थे. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब पास्कल लॉ करा था तो पास्कल लॉ में मैंने आप लोगों को बताया था कि पास्कल लॉ है क्या. पास्कल लॉ है कि कभी भी हमको एक लिक्विड है और उसमें एक ऑब्जेक्ट को इमर्स करें तो ऑब्जेक्ट को इमर्स करने पर ऑब्जेक्ट की फेसेस होगी. तो जितनी भी उसकी साइड्स हैं, फेस हैं, उन सब पर इक्वल अमाउंट का प्रेशर अप्लाई होता है. ठीक है, तो सेम हाइट पर सेम प्रेशर अप्लाई होने वाला है. यही आप लोगों का पास्कल लॉ था. क्लियर. अब सेम हाइट पर सेम प्रेशर, याद रखना ये वर्ड, सेम हाइट पर सेम प्रेशर, पास्कल लॉ. इसकी एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशंस करते हैं अब हम लोग. तो एप्लीकेशंस में पास्कल लॉ की एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशन दे रखी है आप लोगों के सिलेबस में. कौन कौन सी है देखो. एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ. There are 2 applications of Pascal law. First one is hydraulic lift. Second one is hydraulic brake. दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों में ही इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को. देखो, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट. क्या होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में? आप लोगों ने कभी कार पार्किंग सेंटर देखा है क्या? कार पार्किंग सेंटर क्या होता है वहां पर? आप लोगों ने देखा होगा कार पार्किंग सेंटर में जहां हम लोग कार को वॉश कराने ले गए, वहां पर कार जहां पर वॉशिंग सेंटर है, पार्किंग सेंटर नहीं वॉशिंग सेंटर, वहां पर जैसे ही कार वहां प्लेस्ड होती है तो नीचे से एक पिस्टन आता है और नीचे से पिस्टन आता है और उस गाड़ी को ऊपर ले जाता है. गाड़ी को हवा में कर देते हैं वो लोग और देन उसके बाद उसकी जो भी रिपेयरिंग करनी है, वॉशिंग करनी है, वो काम करते हैं. यही होता है. क्या होता है उसके अंदर, उस प्रोसेस के अंदर, कि वो पिस्टन आता है ऊपर कैसे जाता है कि एक साइड में एक वर्कर खड़ा होता है, वो एक रोलर टाइप होता है, उसको रोलर को मूविंग करता है और वो पिस्टन आता है गाड़ी को ऊपर ले जाता है. तो सोचो क्या उस वर्कर के हाथ में इतनी ताकत है क्या कि वो इतना सा घुमा रहा है और वो पिस्टन ऊपर लेके जा रहा है, गाड़ी को ऊपर उठा रहा है. इतनी ताकत है क्या उसके हाथ में? नहीं है ना. मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता होगा जिसके अकॉर्डिंग कम फोर्स लगाने पर भी हैवी ऑब्जेक्ट्स जो होते होंगे वो इजीली लिफ्ट कर जाते होंगे. इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट. क्या होता है इसके अंदर वो देखते हैं. देखो, यहां पर आप लोगों के पास में हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक इस तरीके से वहां पर डिग होता है और ये देखो इस तरीके से है यहां पर ये चीज. फिर ये कॉन्सेप्ट है. देन इसके बाद में आप लोगों के पास एक लिफ्ट बनी हुई होती है. यहां ये पिस्टन लगे हुए होते हैं, यहां पर भी सेम हाइट पर पिस्टन लगे हुए हैं. देखो क्या होगा. ये आप लोगों के पास में हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है. इस हाइड्रोलिक लिफ्ट के कॉन्सेप्ट में यहां पर लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड को हम लोगों ने फिल कर रखा है. ओके,
यहां जो ये पिस्टन है, इस पिस्टन का ये एरिया कहलाता है, इस पिस्टन को एरिया बोलते हैं हम लोग A1। दूसरी चीज यहां पर एरिया है A2। क्लियर? अब एरिया अगर दोनों का डिफरेंट है तो हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही यहां से एक रोलर जुड़ा हुआ होता है, रोलर कनेक्टेड होता है, तो वर्कर इसको मूविंग करता है, तो यहां से एक फोर्स अप्लाई होता है, ये F1 फोर्स अप्लाई होता है। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई होता है तो ये पिस्टन नीचे आएगा। अब सोचो पिस्टन नीचे आएगा तो इस लिक्विड पर फोर्स लगाएगा, लिक्विड पर फोर्स लगाएगा तो ये पिस्टन बताओ ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। मतलब एक फोर्स F2 और अप्लाई होगा, वो इसको ऊपर लेके जाएगा। तो ऊपर लेके जाने पर देखो ये जो जितने भी यहां पर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, कार है, बाइक है, जो भी है आप लोगों के पास, वो सबके सब ऊपर लिफ्ट हो जाएंगे ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये पास्कल लॉ की एप्लीकेशन कैसे है वो देखते हैं। पास्कल लॉ ने क्या बोला था, क्या था? अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, क्या? सेम हाइट सेम प्रेशर, यही पढ़ा था हम लोगों ने। बताओ क्या दोनों के दोनों पिस्टन सेम हाइट पर है या नहीं है? जो ग्राउंड है वहां से सेम हाइट पर है। सेम हाइट पर होने की वजह से सेम प्रेशर होगा, मतलब प्रेशर ऑन पॉइंट, यहां लिख दो K, यहां लिख दो L। प्रेशर ऑन पॉइंट K इक्वल होगा प्रेशर ऑन पॉइंट L पर। अब प्रेशर कितना होगा PK का F अपॉन A, ये भी कितना होगा F अपॉन A। ठीक है, यहां पर प्रेशर कितना होगा F1 और A1, ये F1 और A1, यहां पर कितना होगा F2 और A2। ठीक है, अब इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है, इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है कि अगर F1 ज्यादा होगा तो F2 ज्यादा होगा, A1 ज्यादा होगा तो A2 ज्यादा होगा। रेशो का तो रेशो है ना, ये तो इक्वल भाई, रेशो इक्वल है यहां पर। तो क्या होगा, अगर मैं रेशो लिखूं तो 3/5 और 15/25, बताओ दोनों में रेशो इक्वल है या डिफरेंट है? रेशो इक्वल है दोनों का, इसका 3/5 है, इसका भी 3/5 ही आएगा। ठीक है ना। तो यहां पर जब रेशो इक्वल है लेकिन वैल्यू देखो डिफरेंट हुई या नहीं हुई? हुई ना। मतलब इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मुझे फोर्स F2 की वैल्यू निकालनी है तो F2 की वैल्यू क्या होगी A2 अपॉन A1 मल्टीप्लाई बाई F1। अब इसमें देखो क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एरिया क्या है A2 ग्रेटर देन है A1 से, तो जब ये बड़ा होगा A2 तो डेफिनेटली F2 का आंसर बड़ा आएगा नहीं आएगा? देयरफॉर F2 ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? F1 से। कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि F1 कम फोर्स अप्लाई किया, उस वर्कर ने फोर्स कम अप्लाई किया, लेकिन कम फोर्स अप्लाई करने की वजह से भी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो कार को ऊपर ले गई। मतलब कितना ज्यादा अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर दिया। तो कम फोर्स लगाओ, ज्यादा फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाओ, यही कॉन्सेप्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट का है और पास्कल लॉ से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बायो वाले ध्यान से देखना इस चीज को। मैथमेटिक्स वालों को समझ में आता है कि भाई यहां पर ये जो अगर न्यूमरेटर की टर्म अगर ग्रेटर देन होती है तो ये न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन होगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन तो डिनोमिनेटर भी होगा, जो मैंने यहां बताया। F1 बड़ा है तो F2 होगा, A1 है तो A2 होगा, इक्वल रेशियो में होगा। देखो ये सेम वाली कहानी। तो याद रखना ये A2 बड़ा है तो F2 बड़ा होगा। सोचो ये बड़ा है A2, अब A2 बड़ा तो इससे और मल्टीप्लाई हो रहा है F1 से, तो F2 तो ज्यादा ही आएगा, तो F2 ज्यादा आ गया F1 से। तो F2 ज्यादा आया है, इसका मतलब क्या है कि कम फोर्स अप्लाई किया तब भी यहां पर F2 जो है वो उसको ऊपर ले गया। यही कॉन्सेप्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट का है। आया क्या समझ में आप लोगों को? ये पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है। यस और नो बताओ भाई, क्लियर है आप लोगों को? देन सेकंड नंबर पे है हाइड्रोलिक ब्रेक। ले लो उसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हाइड्रोलिक ब्रेक पे चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक। अब देखना हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है। वही सेम पास्कल लॉ ही अप्लाई होगा और कैसे इसको प्रूव करते हैं वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट सेकंड है हाइड्रोलिक ब्रेक। इसको एंटी ब्रेकिंग सिस्टम
एबीएस के नाम से भी जानते हैं, इसका कॉमर्शियल नेम जो है लोग एबीएस बोला करते हैं इसको। क्या होता है हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर? आप लोगों ने देखा होगा जो पहले की गाड़ी आती थी उनके अंदर आगे वाले जो टायर्स होते थे वो पहले जाम हो जाया करते थे और ब्रेक जो है वो पीछे बाद में पहुंचता था उसका ऑयल, इस वजह से वो टायर्स मूविंग करते रहते थे। तो हम लोग जैसे ही इसमें ब्रेक अप्लाई कर देते थे तो हाई स्पीड पर जितनी भी गाड़ियां होती थी वो अक्सर पलट जाया करती थी। लेकिन आजकल एंटी ब्रेकिंग सिस्टम आ गया है और एंटी ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है कि इतनी भी हाई स्पीड में आप लोग उस पर ब्रेक अप्लाई करो, वो चारों उसके जो टायर्स हैं वो जाम हो जाते हैं और चारों टायर्स जैम होने की वजह से वहां पर गाड़ी जो है वो पलटती नहीं है और आप लोग सेफ हो सकते हो। यही कॉन्सेप्ट हाइड्रोलिक ब्रेक का है। क्या होता है इसके अंदर वो देखते हैं। देखो इसमें आप लोगों के पास में इस तरीके से ये पूरी सोचो, ये एक इमेजिन करना है, यहाँ गाड़ी है, ड्राइवर है और ये इसका ब्रेक वाला पोर्शन है। इसके यहां से अंदर का सिस्टम बता रहा हूं मैकेनिकल में कि गाड़ी के अंदर क्या होता है। ये एक सिलेंड्रिकल पाइप होता है, उस सिलेंड्रिकल पाइप से यहां पर एक ब्रेक ऑयल का चैम्बर होता है, वो ब्रेक ऑयल का चैम्बर कनेक्टेड रहता है। ये ब्रेक ऑयल का चैम्बर कनेक्टेड रहता है, इसके अंदर ऑयल फिल रहता है। ये जो है वो फ्यूल है, ठीक है। और देन इसके बाद में इससे आगे की तरफ और एक पाइप रहता है जो आगे की सप्लाई देता है, ठीक है ना। नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या रानू के? देखो ये आगे की सप्लाई के लिए है। तो इसी ऑयल के बाद में यहां टायर्स रहते हैं, उन टायर से वापस एक पाइप को कट करके उसका कनेक्शन कर दिया जाता है। किससे करते हैं कनेक्शन? ये S1 और S2 जो है यहां पर S1 S2 इसको यहां पर ब्रेक शू बोलते हैं। ब्रेक शू मतलब जो अप्लाई करेगा, ठीक है। यहां इसके अंदर लिक्विड फिल होता है और यहां से ये पिस्टन कनेक्टेड होते हैं, P1 और P2। S1 और S2 ब्रेक शू है तो P1 और P2 जो है वो पिस्टन है, ठीक है। ये यहां पर ब्रेक है और यहां से ब्रेक से ये पाइप जो है ये एक मेम्ब्रेन होती है उससे कनेक्टेड होता है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। और ये आगे की तरफ जाकर के टू दी अदर टायर्स, जितने भी हैं उसके आगे के टायर्स, अगर कार है तो 4 व्हीलर है तो 4 टायर्स, अगर 6 व्हीलर है तो 6 टायर्स, उन सबको आगे की तरफ सप्लाई करता है, ठीक है ना। अब क्या होता है देखो, जैसे ही जो ड्राइवर होगा वो यहां से ब्रेक अप्लाई करेगा तो सोचो यहां से ब्रेक अप्लाई करते ही फोर्स जनरेट होगा, तो फोर्स जनरेट होने से ये इसको प्रेशर करेगा, तो प्रेशर करने से ये जो मेम्ब्रेन होगी यहां पर वो मेम्ब्रेन क्या होगी, ओपन हो जाएगी। भाई एक मेम्ब्रेन है उस पर अगर हम लोग फोर्स आए तो वो मेम्ब्रेन जो है वो साइड में हट करके फोर्स से क्या होगा, सारा का सारा फोर्स जाएगा। और यहां पर क्या है, यहां फ्यूल भरा हुआ है, तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई होता है तो ब्रेक अप्लाई होने से ये जो फ्यूल है इस पर प्रेशर जनरेट होता है, तो प्रेशर जनरेट होने की वजह से ये जो लिक्विड है ये लिक्विड आगे प्रेशर जनरेट करता है। अब प्रेशर जनरेट करेगा तो प्रेशर जनरेट करने से यहां पर आप लोगों के पास ये सोचो आगे के 2 टायर्स हैं और आगे के 2 टायर्स के यहां पर ब्रेक शू लगे हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी में तो हम लोग नीचे नहीं देख पाते हैं 4 व्हीलर में, लेकिन साइकिल में या जो 2 व्हीलर होती है आप लोगों की एक्टिवा है, बाइक, उसमें देखा होगा आप लोगों ने ब्रेक होते हैं वो जाकर के वहां जाम रहते हैं, ऐसे ब्लैक कलर के लगे हुए होते हैं 2, देखा होगा आप लोगों ने ना। क्या होगा, S1 और S2 है।
तो जैसे ही यहां से फोर्स अप्लाई होगा, ऊपर से फोर्स अप्लाई होगा तो लिक्विड आएगा सारा का सारा। ये लिक्विड आएगा, सोचो एक पाइप में लिक्विड नीचे आया तो वो पाइप को दूर करेगा नहीं करेगा? तो ये ऊपर पाइप से पानी से आ रहा है और उसको दूर कर रहे हैं, तो यहां से जैसे ही फ्यूल आएगा तो ये पिस्टन दूर होंगे, P1 और P2। P1 और P2 जैसे ही शिफ्ट होंगे तो शिफ्ट होते ही S1 और S2 क्या करेंगे, यहां टायर्स लगे हुए हैं, ये टायर्स है, इन टायर्स को क्या कर देंगे, जैम कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है ना। यहां पर ये टायर्स है, देखो, तो जैम कर दिया इसको। फिर क्या होगा, सेम कहानी, इन्हीं टायर्स पर जो टायर्स हैं वही सेम हाइट पर पीछे वाले टायर्स भी होंगे, तो सेम जाएगा यहां से। तो फॉर द अदर टायर्स ये लिक्विड जाएगा, फिर वहां पर एक पिस्टन लगा हुआ होगा, फिर जाएगा उस पिस्टन पे, फिर पिस्टन को जो है प्रेशर से दूर कर देंगे दोनों पिस्टन को, और फिर वो जैम कर देगा। और जैसे ही ब्रेक का वापस हटाया, तो ब्रेक से जैसे ही हम लोग पाव हटाएंगे, ड्राइवर हटाएगा पाव, तो ये सारा का सारा फ्यूल जो है, सारा का सारा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, वापस चला जाएगा, ये मेम्ब्रेन फिर लॉक हो जाएगी, और फिर लॉक होकर के फिर वापस अपनी पोजीशन पर आया, फिर ब्रेक अप्लाई किया, फिर मेम्ब्रेन ब्रेक हुई, फिर आ गया, इन पिस्टन को दूर किया, पिस्टन दूर करते ही शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, टायर्स की तरफ, और ये ब्रेक शू अप्लाई कर देंगे वहां पर जाकर के, जैम कर देगा टायर्स को। ये हाइड्रोलिक ब्रेक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि पास्कल लॉ, पास्कल लॉ क्या बोलता है, पास्कल लॉ बोल रहा है कि आगे वाले टायर्स और पीछे वाले टायर्स दोनों सेम हाइट पर हैं, तो वही कहानी, सेम हाइट होती है, तो सेम हाइट होने पर क्या होता है, सेम या इक्वल प्रेशर जनरेट होता है। पास्कल लॉ यही तो है। तो सेम हाइट पर सेम प्रेशर जनरेट होने वाला है, तो दोनों के दोनों टायर्स जो हैं आगे और पीछे के, वो सेम हाइट पर हैं, सेम प्रेशर की वजह से सेम प्रेशर का अमाउंट शिफ्ट होगा, पिस्टन सेम प्रेशर से शिफ्ट होंगे, और ब्रेक शू सेम फोर्स से उन टायर्स को जैम कर देंगे। ये हाइड्रोलिक ब्रेक का कॉन्सेप्ट है। आप लोग इसको एंटी ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस से भी देखते हो, काफी सारी गाड़ियों में लिखा हुआ भी होता है कि एबीएस, ठीक है ना। आया क्या समझ में हाइड्रोलिक ब्रेक, यस और नो, बताओ भाई, क्लियर है क्या, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक दो कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों के पास्कल लॉ के। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आज पढ़ते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लिया स्क्रीनशॉट, अब देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है किसका, यस। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायंसी फोर्स। क्या होता है इसके अंदर, एक कंटेनर है, ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये रहा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, और ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये इसकी जो अपर सरफेस है, उस अपर सरफेस से x डिस्टेंस पर है, और इस सिलेंडर की हाइट दे रखी है आप लोगों को h है, ये सिलेंडर की हाइट है h, ठीक है। क्या होगा कि जैसे हम लोग इस सिलेंड्रिकल कॉलम को इमर्स करेंगे, तो यहां से एक फोर्स अप्लाई होगा, F1 होगा, और इसके वेट फोर्स की वजह से नीचे आएगा, तो प्रेशर जो होगा लिक्विड का वो भी फोर्स अप्लाई करेगा, F2, क्लियर है। और दूसरी चीज, उन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से एक बायंसी फोर्स आता है, और बायंसी फोर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। ये बायंसी फोर्स को डिनोट करते हैं U से, ये ऊपर लेके जाना चाहता है इसको। तो आर्किमिडीज क्या बोलता है, आर्किमिडीज बोलता है कि जो आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो अपने बकेट वाला, वही एक्सपेरिमेंट है कि एक बकेट है फुल ऑफ वाटर, जैसे ही हम लोग उसके अंदर एक मग को या कंटेनर को उसके अंदर इमर्स करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पानी जो होता है वो बाहर फैल जाता है, होता है, क्यों होता है, और कितना पानी फैलता है, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, वो आर्किमिडीज ने काउंट करी। वो बोलता है कि अगर आप लोगों ने कंटेनर जो लिया है, लेट सपोज 1 लीटर का है,
तो उससे अगर हम लोग उसको इमर्स करेंगे तो जो बाहर आने वाला वाटर है वो भी 1 लीटर के अमाउंट का होगा। अगर 2 लीटर कंटेनर का आप लोगों ने इमर्स किया है इसके अंदर तो 2 लीटर वाटर होगा। मतलब वहां पर आप लोगों के पास जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है वो वाटर डिस्प्लेस उसके वेट फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ये कहानी बताई थी आर्किमिडीज ने। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा when an object is immersed inside the liquid completely or partially. According to this principle, when an object is immersed inside the liquid completely or partially, then weight force of the object will be equal to weight of displaced fluid। कि यहां पर आप लोगों के पास जो वेट फोर्स होगा ऑब्जेक्ट का, वो वेट फोर्स जो है ऑब्जेक्ट का किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। कि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना हुआ है, तो अगर हम लोग इसको इमर्स कर रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर भी फोर्स लग रहा है, लेट सपोज ये फोर्स F1 है, यहां पर भी फोर्स लग रहा है F2, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है फोर्सेस का वो दोनों का वेट है। तो लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट है जब ये बाहर था आउटसाइड, तब इसका वेट हम लोगों ने ले लिया W1। जब ये पानी के अंदर चला गया, तो पानी के अंदर चला गया तो वेट चेंज हो जाएगा इसका, वेट इनसाइड हम लोगों ने ले लिया W2। तो यही तो फर्क होगा। अब दोनों का वेट निकालना है, सोचो, तो बाहर वेट है मान लो लेट सपोज 50 kg, अंदर आकर के हो गया 40 kg, तो अंदर वेट कम हो गया। कम हुआ मतलब क्या हुआ कि वो जितना पानी बाहर निकला उतना ही तो वेट कम हुआ, तभी तो इसके अंदर ये शिफ्ट हो गया। भाई कंटेनर का साइज थोड़ी बड़ा हुआ है, वो उसके अंदर शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि पानी बाहर निकला, तो जितना पानी बाहर निकला है उतना ही तो अमाउंट का ये शिफ्ट हुआ होगा। कॉमन सेंस हो गया है। तो मतलब बाहर वाला जो वेट था 50 और अंदर वाला वेट है 40, तो 50 माइनस 40 करेंगे तो 10 आएगा, उतने ही अमाउंट का 10 अमाउंट का जो है वाटर वो बाहर आएगा। यही तो होती कहानी। तो यहां पर यही बोल रहा है कि वेट जो है आउटसाइड वो W1 है और अंदर इनसाइड है W2। तो इन दोनों का जो वेट डिफरेंस है W1 माइनस W2 जो है वो वेट डिफरेंस, देखो एक बार लैंग्वेज लिख देता हूं मैं, वेट डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ लिक्विड। तो कितना आ जाएगा वेट डिफरेंस, W1 माइनस W2, वेट ऑफ लिक्विड कितना आता है वेट mg, ये हम लोगों ने mg लिख लिया। क्लियर है। अब दिमाग में आएगा कि सर लिक्विड है, मास है, तो लिक्विड का तो वॉल्यूम और डेंसिटी भी होती है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, तो बिकॉज डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास क्या आ जाएगा रो वी। तो ये W1 माइनस W2 इक्वल्स टू रो VG भी तो हो सकता है। ये आप लोगों का आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली या पार्शियली इमर्स करते हैं, तो इमर्स करने पर वेट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो यहां पर इस ऑब्जेक्ट का वेट डिफरेंस है या वेट फोर्स है, वो इक्वल है किसके, जो उसने बाहर डिस्प्लेस्ड किया है फ्लूइड को। तो बाहर वेट था W1, अंदर आने पर ऑब्जेक्ट का वेट चेंज हो गया W2, तो इक्वल करना है दोनों को, तो जितना बाहर निकला होगा वही तो इक्वल हुआ होगा। तो बाहर 50 है, 10 बाहर निकल गया, अंदर रह गया 40, तो 40 प्लस 10 करोगे 50 आ जाएगा वापस, इक्वल हो गया। आया समझ में कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, बताओ भाई कैसे हो, क्लियर है ना। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। आप लोग चाहो तो इसका प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ कैसे करना है,
आप लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं है बुक के अंदर, लेकिन बता देता हूं मैं प्रूव आप लोगों को। देखो इसका कैसे करोगे, बहुत इजी सा है। फोर्स निकालना है, क्या होगा बेटा, पॉइंट, इसको दे दो ए, इसको दे दो बी। पॉइंट ए पर कितना फोर्स होगा, बताओ पॉइंट ए पर कितना फोर्स होगा। F1 इक्वल्स टू T1 इंटू ए, क्योंकि एरिया सेम है। और प्रेशर कितना होता है, लिक्विड कॉलम का प्रेशर, मैंने टॉपिक बताया था, रो जी एच, आया गया था आपको। तो प्रेशर होता है रो जी एच, सेकेंड क्लास थी आप लोगों की। तो P1 कितना हो जाएगा, रो लिक्विड का, जी ग्रेविटेशन का, और ये कितनी हाइट है इसकी, x, तो रो जी एक्स इंटू ए। पॉइंट बी पर कितना हो जाएगा, पॉइंट बी पर F2 इक्वल्स टू P2 इंटू ए। कितना आ जाएगा बेटा, F2 P2 वही रो जी एच, तो रो जी, लेकिन x कितना हो गया, देखो टोटल ऊपर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया, x प्लस एच, ये x प्लस एच इंटू ए। क्लियर। दोनों का आप लोगों को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे आएगा कि आप लोगों ने जितना फोर्स लगाया है उतना लिक्विड भी फोर्स लगा लेगा, और वो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, बायनेंसी फोर्स के। बायनेंसी फोर्स क्या आ जाएगा, देखो न्यूटन्स कंस्टेंट लगाओ, F2 और U दोनों सेम डायरेक्शन में है, और इसको इक्वल कौन कर रहा है, ऊपर से लगाया हुआ F1, तो F2 प्लस U इक्वल्स टू F1 लिख सकते हैं क्या हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कंस्ट्रेंट क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो F2 प्लस U इक्वल होगा किसके, F1 के। ये कहानी आ जाएगी आप लोगों के पास में, F2 प्लस U इक्वल्स टू F1। वैल्यू लिख लो, सॉल्व कर लो उसको, एक बार ले लो उसका स्क्रीनशॉट। देखो मैं प्रूव करवा देता हूं आप लोगों को, बहुत इजी है, लेके आना है अपने को। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे लेके आ सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना। देखो क्या आएगी वैल्यू, रखो उसको, कितनी आएगी वैल्यू, F2 की वैल्यू कितनी है, रो जी एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई बाई ए प्लस यू, ये प्लस यू इक्वल्स टू F1, रो जी एक्स इंटू ए, ये F1 ये रहा, वैल्यू लिख दी सारी, सॉल्व कर लो उसको। तो रो जी एक्स ए प्लस रो जी एच ए प्लस यू इक्वल्स टू रो जी एक्स ए। देखो ये कैंसिल हो गया, तो u की वैल्यू क्या आ गई, रो जी एच ए। देखो u की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि वॉल्यूम जो होता है इसको मीटर क्यूब में लिखते हैं, तो बेटा इसको मीटर स्क्वायर डॉट मीटर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ मीटर स्क्वायर मतलब क्या होगा, एरिया, मीटर मतलब लेंथ हाइट, ये क्या हाइट दे रखी है आप लोगों को h, ये a इंटू एच किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम के, तो यहां वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये जो u आ गया वो देखो कितना आ गया, रो जी वी आया रो। अब देखो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कि बाहर का जो वेट है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या है, बाहर का जो फोर्स है W1 वो इक्वल है किसके, अंदर वाले जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट फोर्स प्लस उस पर जो फोर्स लगाया रिजल्टेंट बायनेंसी फोर्स वो। तो देखना वैल्यू क्या आएगी, W1 इक्वल्स टू W2 प्लस U की वैल्यू कितनी है, रो जी वी। क्या अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, W1 माइनस W2 इक्वल्स टू रो जी वी। फिर वही कॉन्सेप्ट M इक्वल्स टू क्या होगा, रो इंटू वी। देखो रो इंटू वी की जगह लिख सकते हैं हम लोग, तो W1 माइनस W2 इक्वल्स टू mg। यही तो प्रूव करना था हम लोगों को। देखो प्रूव कर दिया, कितना इजीली प्रूव कर दिया, कुछ भी नहीं करा। अगर आप लोगों को प्रेशर इनसाइड द कॉलम वाला डेरिवेशन ध्यान में है तो वैसा ही कर रखा है। पॉइंट ए पर प्रेशर F1 इंटू ए, पॉइंट बी पर F2 इंटू ए, और दोनों की हाइट ली है लिक्विड कॉलम से, ये x है यहां पर हाइट, और ये इसकी डेप्थ है कितनी h, तो टोटल कितनी हो जाएगी उसके लिए x प्लस h। अब न्यूटन कंस्टेंट F और U और F सेम है, ये F1 है, दोनों को मिलाकर ये लिख दिया, वैल्यूज लिख दी, सॉल्व कर लिया, ये आ गया। ठीक है ना, तो बहुत इजी है, कंपैरेटिवली आप लोग कर सकते हो। ले लो उसका भी स्क्रीनशॉट।
और ये आप लोगों का आर्किमिडीज प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। मतलब हम लोगों ने हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक एंड देन उसके बाद में कौन सा कॉन्सेप्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। लिया स्क्रीनशॉट? तो उसको पढ़ना बेटा, जहां भी डाउट आए पूछा करो। मेरी काफी जनों से बात हुई थी अभी, तो अगर डाउट आता है आप लोगों को बेटा पूछा करो। अगर आप लोग डाउट नहीं पूछोगे तो आप लोगों के आगे की चीजों में तकलीफ आएगी आप लोगों को, ठीक है? तो इसलिए आप लोग पूछ लिया करो। क्लियर? तो इसके आगे हम लोग कल करने वाले हैं। गुड डे।